स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। द की टर्म्स फ्रॉम दिस चैप्टर आर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, नेचर वर्सेस नर्चर, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, टेराटोजीन्स, fetal alcohol syndrome and fetal alcohol effect also, newborn reflexes, attachment, temperaments, Harry Harlow's attachment research, Mary Ainsworth strange situation, secure attachments, avoidant attachments, anxious or ambivalent attachment, authoritarian parents, permissive parents, authoritative parents, then oral stage, anal stage, phallic stage, genital stage, Erik Erikson's psychosocial developmental theory, then trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and integrity versus disappear. Then Jean Piaget's cognitive developmental theory, which contains schemata, assimilation, accommodation, sensory motor stage, object permanence, pre-operational stage, egocentric, concrete operations, concepts of conservation, formal operations, metacognition, Lawrence Kohlberg's moral developmental theory, pre-conventional stage, conventional stage, and post-conventional stage. The key peoples in this chapter are Konrad Lorenz, Harry Harlow, Mary Ainsworth, Diana Baumrind, Lev Vygotsky, Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget, Alfred Binet, Lawrence Kohlberg and Carol Gilligan. ये हमारे पास हैं की पीपल्स इस चैप्टर के अंदर। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारा बिहेवियर और हमारे थॉट्स टाइम के साथ साथ हमारी पूरी ज़िंदगी में चेंज होते हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और बर्थ का मतलब कंसेप्शन और डेथ मीन क्रीमेशन। इन दोनों टर्म्स को आपने याद रखना है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ मीन्स कंसेप्शन टू क्रीमेशन। इसी तरह से डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं जो वो इस साइकोलॉजी के एरिया में रहते हुए उनको स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। जिस तरह के जैसे कि बोथ पर्सनालिटी रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, ये दोनों जो साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स हैं पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंटल, ये ट्विन स्टडीज़ करते हैं ताकि वो पर्सनालिटी की आइडेंटिफाई कर सकें कि पर्सनालिटी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें जीन्स का कितना ज़्यादा रोल है। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है ये अप्लाइड रिसर्च है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो अप्लाइड होते हैं क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इस एरिया में रिसर्च करके जो भी फाइंडिंग करते हैं उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड द अदर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी टू टॉपिक इन्वॉल्विंग मैच्योरेशन। One way to organize the information included in the developmental psychology section is to think about one of the basic controversies. अब ये कौन सी बेसिक कंट्रोवर्सीज हैं जिसमें जो इसमें इंक्लूड है वो है नेचर वर्सेस नर्चर, कि नेचर हमारी डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल नेचर का होता है या नर्चर का होता है। सो इस चैप्टर में हम नेचर मतलब जेनेटिक फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस देखेंगे क्या होता है, और इसके बाद हम मूव करेंगे उन थीरीज़ की तरफ जो नर्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ फोकस करती हैं। अब इस रिसर्च में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अगर हमें रिसर्च करनी हो तो हम किस तरह के रिसर्च मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हम रिसर्चेस करते हैं इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव डेवलपमेंट। नॉर्मेटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही होती हैं उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें हम डेवलपमेंटल चेंजेस का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव डेवलपमेंट। अब ये नॉर्मेटिव डेवलपमेंट को फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस तरह की रिसर्चेस करते हैं, वो होती हैं क्रॉस सेक्शनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल का मैंने आपको यही बताया हुआ है पहले कि यहाँ पर हम रिसर्चर जो है वो चूज़ करता है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं, मतलब 5 to 10 ईयर्स का एक ग्रुप ले लिया, फिर 10 to 20 का ग्रुप, 20 to 30 एंड 30 to 40। तो ये क्या कर लिए हैं, ग्रुप्स ले लिए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स एट अ टाइम ले लिए हैं। अब उनको वो डिफरेंट टास्क देते हैं, नॉनसेंस वर्ड्स देते हैं कि ये किस तरह से इस लिस्ट को रिकॉल करते हैं और बाय द टाइम एंड विद द एज किस तरह से इनमें डिफरेंस आता है इन वर्ड्स को रिकॉल करने में।
सो अब इस तरह की रिसर्च से क्या होता है कि जब हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करते हैं तो इससे हमारे रिजल्ट्स बहुत ही क्विकली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी रिसर्चर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनका इफेक्ट हो सकता है कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स का इफेक्ट हो, या फिर वहाँ पे कल्चरल ट्रेंड्स का कोई इफेक्ट हो कि हम किस कल्चर से ले रहे हैं, किस उनके हिस्टोरिकल इवेंट्स से सेम है या नहीं है, हम इस चीज़ को फिर वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम 30 to 40 ईयर्स ओल्ड पार्टिसिपेंट्स का एक ग्रुप लेते हैं तो हो सकता है कि उनके जो स्कूलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू दोज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो 5 to 10 ईयर्स के दरमियान हमने लिए हैं। तो उन दोनों के स्कूलिंग एक्सपीरियंस में डिफरेंस हो सकता है। 30 to 40 वाला तो पता नहीं कितने साल पहले उसने स्कूल का एक्सपीरियंस किया होगा, वो किस तरह से रिकॉल करता है, वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। और जो 5 to 10 ईयर्स ओल्ड होंगे वो तो अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो वो दोनों डिफरेंट तरह से अपनी एक्सपीरियंस को रिकॉल करेंगे। सो अब यहाँ पर इस तरह की थोड़ा सा ये डिफरेंस आ रहा है कि हम अगर इस तरह की रिसर्च करते हैं रिजल्ट तो बहुत क्विकली मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आती है जी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कि फिर हमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता है, इसकी सैम्पलिंग भी हम वेरियस एज ग्रुप्स लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेते जैसे क्रॉस सेक्शनल में लेते हैं। यहाँ पर हम एक ही ग्रुप लेते हैं पार्टिसिपेंट्स का और उसको ओवर टाइम हम रिसर्च करते हैं, मतलब 5 से 10 साल के दरमियान में उसको रिसर्च किया, उसके बाद 10 से 20 साल में उनको फिर उनका टेस्ट लिया, फिर 30 से 40 में फिर उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया या लिस्ट दिखाई कि उसको रिकॉल करें। मतलब एक ही ग्रुप है, उसने जो जो इवेंट्स वो फेस करता जा रहा है उसको साथ साथ वो डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। सो दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब यहाँ पर क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइजली हर चीज़ का मेजर कर रहे होते हैं और उसके डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च है और इसके रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस होने में सालों लग जाते हैं। दैट द रिजल्ट्स कैन टेक ईयर्स और डिकेड्स टू डेवलप। अब अगर हम इसमें देखेंगे डेवलपमेंट होती ही किस तरह से है, तो डेवलपमेंट में हमेशा हम देखेंगे कि 3 तरह की डेवलपमेंट होती है। एक होती है फिजियोलॉजिकल, फिर होती है कोग्निटिव और नंबर 3 पे होती है सोशल डेवलपमेंट। अब आज हमने पढ़ना है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में, कल हम कोग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ेंगे और उनके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले है हमारे पास प्रीनेटल इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले जो भी होता है, मदर्स जो भी काम कर रही हैं, कुछ ले रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं या कोई डिसऑर्डर है तो उन सारों का इफेक्ट किस पर होता है, बच्चे पर होता है। सो जेनेटिक्स, जैसे कि हमने पहले भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी हेरिडिटी और ट्रेड्स के बारे में 3rd चैप्टर के अंदर। अगर आपको नहीं याद तो आप वहाँ से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स की चिल्ड्रन में ट्रेड्स जो हैं वो पास होती हैं। अब बहुत सारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया कि किस तरह से जीन्स इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी डेवलपमेंट में। उसमें उन्होंने बहुत सारी ट्विंस स्टडीज़ की और बहुत सारी उन्होंने ट्रेड्स भी फाइंड आउट की कि कौन सी ट्रेड्स पे बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है और किन पे नहीं होता। इस पे जो फेमस रिसर्च थी वो थी बोचर्ड की, जिसने ट्विन स्टडी की थी। अब यहाँ पे क्या है कि ये स्टडी बताती है अवर जीन्स आल्सो हेल्प डिटरमाइन व्हाट एबिलिटीज़ वी आर बॉर्न विद। अब ये जो हमारी जीन्स हैं यही डिटरमाइन करती हैं कि हम किस तरह की एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, जैसे कि हमारे रिफ्लेक्सेस हैं या हमारा पर्पस क्या है, डेवलपिंग मोटर स्किल्स का प्रोसेस क्या है, हम किस तरह से हमारी मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर हम जो स्टेजेस देखेंगे वो देखेंगे रिफ्लेक्सेस की और मोटर स्किल्स की। मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, रिफ्लेक्सेस किस तरह से डेवलप होते हैं और ये होते क्या हैं, और सेंसेस बच्चों की किस तरह की होती हैं। तो ये सारी हमने इसमें देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं जी गेस्टेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं कंसेप्शन। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंसेप्शन को डिस्क्राइब करेंगे, गेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या होता है फेटल डेवलपमेंट पे, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंसेप्शन क्या है, जब हम अगर अपनी एज कैलकुलेट करें तो हम मोस्टली वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं जब जिस दिन हमारी बर्थ होती है। लेकिन बर्थ से पहले भी हम एक टाइम अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल टाइम गुजारते हैं जिसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन मोस्टली कल्चर्स में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहा जाता है कि ये 9 मंथ्स का हो गया है, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 9 मंथ्स का होता है, उसकी एज 9 मंथ्स है।
लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं देखा जाता, हम जिस दिन बर्थ होती है उसी को डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। सो ये पीरियड जिसको हम इग्नोर करते हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल पीरियड होता है 9 मंथ्स का, और इस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन या फिर प्रीनेटल डेवलपमेंट। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में ये आता है कि सबसे पहले किस तरह से फिजियोलॉजी हमारी डेवलप होती है। अब ये स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट्स विद द कंसेप्शन एंड एंड विद बर्थ। जब कंसेप्शन होती है तब ये गेस्टेशन या प्रीनेटल डेवलपमेंट का पीरियड स्टार्ट होता है, और जब बर्थ हो जाती है तो ये गेस्टेशन या प्रीनेटल डेवलपमेंट का पीरियड खत्म हो जाता है। कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन इज द फ्यूजन ऑफ 2 जीमेट्स। अब ये जीमेट्स क्या हैं? 1 मेल सेक्स सेल जिसको हम स्पर्म कहते हैं एंड 1 फीमेल सेक्स सेल जिसको हम एग कहते हैं। सो ये कंसेप्शन किससे होती है? 2 जीमेट की फ्यूजन से होती है। उसके बाद हमारे पास आता है जी गेस्टेशन की स्टेजेस क्या हैं। गेस्टेशन को हम बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज, सेकेंड स्टेज इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज द फेटल स्टेज। I hope you will give me 1000 likes. देंगे ना? Okay, now share and tell your friends about today's session. I hope you all have learned something. In case you have any doubts or questions, please comment down. And yes, subscribe to our channel and also don't forget to hit the bell icon to never miss another update from Eastern Psychologist. Keep watching, keep learning and follow your curiosity. See you in the next one. Bye.